गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 के पार्ट 3 में आज हम लोग समझेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो पानी जो होते हैं पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। वो ठोस अवस्था में मिलता है, द्रव में भी मिलता है और गैसीय अवस्था में भी मिलता है। तो ठोस को जो है, ठोस को बर्फ़ के रूप में हम जानते हैं, द्रव को पानी के रूप में, गैस को हम वाष्प के रूप में जानते हैं। गर्म करने पर बर्फ़ जो है वो पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी को अगर गर्म किया जाता है तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को दो तरीक़ों से हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जो है इसका डायग्राम दिया हुआ है, तापमान में परिवर्तन करने की विधि। तो यहाँ पर एक एपरेटस लिया गया है और यहाँ पर से हीट दिया जा रहा है। हीट करने से ये जो थर्मामीटर लगा के उसके टेम्परेचर को नापते हैं। जल के तापक्रम को बढ़ाने पर यह धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कोई भी अगर सॉलिड लेते हैं, कोई ठोस पदार्थ लेते हैं, उसे भी अगर हम गर्म करते हैं बर्नर पर तो वह द्रव में पहले बदलता है। तो द्रव में जो बदलने की जो क्रिया है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो गलनांक वह तापक्रम है जिस पर कोई वस्तु गलना शुरू कर देता है, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो गलनांक की परिभाषा यहाँ से आप नोट डाउन कीजिए कि जिस तापमान पर और वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। वह तापक्रम उसका गलनांक कहलाएगा। बर्फ़ का गलनांक 273.16 के, जिसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में 0 डिग्री और ऐसे हम उसको राउंड फिगर में हम उसको 273 के हम मानते हैं। ठीक है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है। लगातार ऊष्मा प्रदान करने पर बावजूद संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। तो संगलन हो गया बर्फ़ का जो है जल में परिवर्तन होना और उसमें गुप्त ऊष्मा होती है और लगातार ताप बढ़ने से वह द्रव अवस्था में पहुंच जाती है। तो गुप्त ऊष्मा की जो खास बात होती है वो आप समझ लें कि 0 डिग्री बर्फ़ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सी पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप जरूर से यहाँ पर नोट डाउन कर लें। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो क्वथनांक इसे कि बॉइलिंग पॉइंट, इससे ही पता चलता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वह वायुमंडलीय दाब और ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, तो वो उस तापक्रम को हम उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। अब कोई भी जो द्रव है जैसे जल है तो वह किस ताप पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो केल्विन में हमको कैसे करेंगे? तो केल्विन का 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है? 273। और 100 डिग्री सेल्सियस की हम बात करें तो वह हो जाएगा 273 प्लस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 373 डिग्री केल्विन। केल्विन में अगर हम नापे तो 373, तो वह उसका जो है पानी का क्वथनांक हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है, इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसी तरह से ये इसकी भी गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्पीकरण की भी गुप्त ऊष्मा की वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प बदलने की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी आएगा तो वह उबलना शुरू होगा। अब उसके तापमान में और परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि वो जो गुप्त ऊष्मा होती है वो वाष्पीकरण की, वह पानी के कणों के बीच के जो आकर्षण बल है बस उसको तोड़ते रहती है। पानी लगातार उबलते रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। सेम वही मैटर है यहाँ पर, इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए।
तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था एक दूसरी में बदल जाती है। जैसे कि ठोस अवस्था है, उसमें हम तापमान देंगे, उष्मा देंगे, तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था में बदलेगा। द्रव में उष्मा देंगे तो वो गैसीय अवस्था में बदलेगा। अब गैसीय में अगर हम शीतलता देंगे, कूलिंग करेंगे, तो वो द्रव अवस्था में बदलेगा। द्रव में हम शीतलता देंगे तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस जल, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ और 100 डिग्री पर वाष्प, ये इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में चले जाते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड को लेकर उसको चूर्ण करके एक प्याले में अगर हम उसको रखते हैं तो कुछ समय के बाद या उसको नीचे से हीट भी करते हैं तो वह वेपोराइजेशन होना शुरू होता है, मतलब बिना पिघले वह जो है गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसे यहाँ एक चित्र के द्वारा समझाया गया है कि आप जो है एक बर्नर, गैस बर्नर ले लें, एक पात्र ले लें, पात्र में जो है आप अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण ले लें, उसके ऊपर ये आप कीप रख देते हैं, कीप के ऊपर ये रुई जो है यहाँ लगा देते हैं, नीचे से हीट करते हैं तो ये वाष्प के रूप में यहाँ पर इसके अंदर ये जम जाते हैं, मतलब गैस के वेपोराइजेशन के रूप में। ये पिघलते नहीं हैं बल्कि ये वेपोराइज हो जाते हैं। चूँकि उसको बंद करते हैं तो यहाँ इसके अंदर वो जम जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इसको और अच्छे से हम समझने के लिए ये जो परिवर्तन हमने देखा कि किस तरह से यह ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पर इस चित्र से और हम समझते हैं इसको। फिर इसके बाद हम यहाँ बताएंगे। इसे आप जान लीजिए कि एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ड्राई आइस भी कहते हैं इसको। तो ये ठोस बर्फ पूछा जाता है क्वेश्चन में। शुष्क बर्फ के नाम से भी क्वेश्चन रहता है या ठोस बर्फ के नाम से भी रहता है। तो जब भी ये क्वेश्चन होगा कि शुष्क बर्फ क्या है या उसका रासायनिक सूत्र आप बताएं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सॉलिड CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम शुष्क बर्फ या कहते हैं या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये प्रोसेस में क्या है कि आप देखिए इसको स्पष्ट रूप से यहाँ दिया हुआ है कि ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो यह क्रिया कहलाती है संगलन। और द्रव फिर वह ठोस में जम जाएगा तो वह हो गया जमना। जैसे कि बर्फ़ है और बर्फ़ को हम पिघलाएंगे, हीट देंगे, तो पिघलने के बाद वो द्रव में, पानी में वो बदल जाएगा तो वो संगलन हो गई। फिर वह बर्फ़ को अगर हम पानी को फिर हम जमा देंगे तो फिर वह बर्फ़ के रूप में जम जाएगा तो वो हो जाएगा जमना। ठीक है, इसके बाद यहाँ द्रव, तो द्रव को उसी तरह से अगर हम और हीट करेंगे तो वह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। और अगर यही गैस फिर जमकर द्रव में परिवर्तित हो जाए तो इसे हम कहेंगे संघनन। तो वाष्पीकरण, जब हम हीट करते हैं किसी चीज़ को तो वह वाष्प के रूप में जब बन जाता है, वाष्पीकरण होता है। कपड़े का सूखना भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है। संघनन हो गया जब इसके ऊपर कोई ढक्कन रख देते हैं तो इस ढक्कन के अंदर पानी के बूंदें जम जाती है, वो संघनन हो गया। और ठोस, वैसे ठोस जिसको ताप देने पर वह बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाए, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। या गैस ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यह क्रिया जो है इसको हम समझने के लिए जो है एक हम वीडियो भी हम देखेंगे। तो देखें आप लोग वीडियो। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ठोस पदार्थ द्रव में और द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है जब हम उसमें ये ताप हम देते हैं, तो यह ठोस द्रव में परिवर्तित हो गया। उसके मॉलिक्यूल के बीच में देखिए रिक्त स्थान उत्पन्न हो गए। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण है कि यहाँ पर एक सॉलिड को लेते हैं एक बटर के रूप में, और ताप हम जब देते हैं तो यह पूरी तरह से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम द्रव को हम ठोस में भी परिवर्तित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सॉलिडिफिकेशन यानी जमना कहलाती है। अब इस द्रव को हम शीतलन देते हैं, कूलिंग करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, तो यह भी बर्फ़ के रूप में यह जम जाता है।
तो यह प्रक्रिया जमना कहलाती है। अब यहाँ द्रव को हम गैस में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो यह प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे हम जब ताप देते हैं द्रव में तो यह वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और यह प्रक्रिया वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये गैस किस तरह से द्रव में भी परिवर्तित किया जा सकता है, वो संघनन की प्रक्रिया होती है। जब हम इसे कूलिंग करते हैं, ठंड देते हैं, तो यह पानी के बूंद के रूप में यहाँ पर ये जम गया, ये कंडेंसेशन या संघनन कहलाती है। ये गैस द्रव के रूप में जम रहा है, ये पानी के बूंद के रूप। तो द्रव जो है वह ठोस जो है द्रव में, द्रव जो है गैस में, गैस पुनः द्रव में और द्रव पुनः सॉलिड में जम जा रहा है, ठोस में जम जा रहा है। अब ठोस को हम गैस में डायरेक्ट परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड या फिर हम कपूर को लेते हैं किसी पात्र में और उसे हीट करते हैं तो वह बिना द्रव में परिवर्तित हुए ही वाष्प के रूप में, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। पुनः इसे हम ठोस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, तो विपरीत दिशा में यह परिवर्तन भी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इस तरह से हम वाष्पीकरण की क्रिया को हम देख रहे हैं कि किस तरह से वह भाप के रूप में बदलता है जब हम द्रव में ताप देते हैं। तो इस तरह यह वाष्पीकरण की क्रिया हो गई। तो वाष्पीकरण को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इंग्लिश में भी हम इसे लिख सकते हैं कि इवेपोरेशन एक वह प्रक्रिया, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जो लिक्विड से गैस में परिवर्तित होता है। अब कौन कौन से कारक हैं जो इस वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं, तो एक तो ताप हो गया, टेम्परेचर देने से द्रव जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से एक अन्य कारक होता है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वो वाष्पीकरण की क्रिया भी उतनी अधिक होगी। अब यहाँ एक बड़े पात्र में, फैले हुए पात्र में रखते हैं द्रव को, यहाँ एक छोटे पात्र में रखते हैं, तो जिसका सरफेस एरिया अधिक है वहाँ वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि क्षेत्रफल के बढ़ने से वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे विंड स्पीड, यानी कि हवा की गति। हवा की गति जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण की क्रिया भी उतनी अधिक होगी। हवा के चलने से ये जल के अणु पूरी तरह से वायु में उड़ जाते हैं, वाष्पीकरण हो जाते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि वायु की गति से भीगे हुए कपड़े को सुखाया जाता है वाष्पीकरण की क्रिया से। अब है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। वायु में जितनी अधिक आर्द्रता होगी वाष्पीकरण की क्रिया उतनी ही कम होगी। आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, ठीक उल्टा उसका होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक बिना आर्द्र वाले मौसम में इसे रखा गया है और एक आर्द्र मौसम में इसे रखा गया है। तो बिना आर्द्र वाले मौसम में मतलब सनलाइट में इसको रखते हैं, तेज़ गर्म धूप में, तो यह वाष्पीकरण क्रिया अधिक होती है। लेकिन बादल वाले मौसम में रखते हैं आर्द्र अवस्था में, तो वाष्पीकरण क्रिया कम होती है। तो ये कारक जो हैं वो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है स्पष्ट रूप से देख लिए कि यह प्रोसेस जो है यह किस प्रकार से हो रहा है और विभिन्न उदाहरण भी उसके हम लोगों ने देख लिए। अब यहाँ पर हम लोग वाष्पीकरण को हम लोग जो है इसका यहाँ से परिभाषा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसका, कि एक ऐसी सतही प्रक्रिया इसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। तो यह प्रक्रिया वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये आपके दिए हुए हैं फैक्टर्स, कौन कौन से कारक जो है। तो सतही क्षेत्रफल हमने बताया था वहाँ पे, सतही क्षेत्रफल है, तापमान में वृद्धि है, आर्द्रता है और वायु की गति, ये सारे उसके कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। यह भी वीडियो में उदाहरण के द्वारा आपको समझा दिया गया है। बाकी जो परिभाषा है वो आप यहाँ से लिखकर यहाँ से नोट डाउन आप कर लीजिए। ठीक है, तो वाष्पीकरण से शीतलता आती है, इसे
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका और कौन कौन उदाहरण है, इससे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं इसका, और उसके बाद फिर हम इसमें जो प्रश्न है क्या क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो इतना आप लोग आज तैयार करें, तब तक के लिए गुड बाय।